सो हेलो हैंडसम मैन। बहुत अच्छे लग रहे हो आप पिंक में। थैंक यू सो मच। मुझसे अच्छे आप लग रहे हो और ये आप इतने सुंदर लग रहे हो कि ये लाइट के रिफ्लेक्शन से आपकी वजह से मैं सुंदर लग रहा हूं। आ गया है, पूरा पोएट आ गया है। तो ऐसा करते हैं, जब आपके शायर साहब बाहर आ ही गए हैं तो शो की शुरुआत एक शायरी से हो जाए। अच्छा, अरे शुरुआत देनी है तो चलिए अर्ज किया है। इरशाद। कि ना कल हम यहाँ होंगे क्या बात है। ना कोई गिला होगा, ना कल हम यहाँ होंगे ना कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। बहुत अच्छा। और ये जो लम्हा आज बना है इसे हंसकर बिता लेते हैं, कल पता नहीं जिंदगी का क्या फैसला होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। सो मैं आपको इसी शायरी में जवाब देना चाहूंगी कि आप बहुत 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 अच्छे शायर हैं और इतनी मल्टी टैलेंटेड है। आप कैसे कर लेते हैं? मतलब आप पोएट्री कर लेते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप डायरेक्टर हैं और मतलब थिएटर में प्ले करते हैं। मतलब क्या, मतलब पूरी इंडस्ट्री पे अकेले राज करना है या मतलब क्या चाहते हो आप? ऐसा कोई विचार तो नहीं था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे करते रहे, मतलब शुरुआत से अगर आपको बताऊं तो मैं बच्चा ही वैसा था। स्कूल में भी वैसा ही था कि मुझे हर चीज में पार्टिसिपेट करना था, चाहे मुझे वो आए नहीं। स्कूल में सबसे गंदी हैंडराइटिंग मेरी थी, फिर भी मैं हैंडराइटिंग कंपटीशन में पार्ट लेता था। मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। तो जब इंडस्ट्री में घुसे, काम करने लगे, तो दोस्तों को देखा, लोगों को देखा। कुछ दोस्त कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, कुछ एक्टर्स थे, कुछ डायरेक्टर थे, कोई सिंगर था, कोई म्यूजिशियन था, कोई लिरिसिस्ट था, कोई पोएट था। तो जो कर रहे थे ना, तो मैं रोज यही सवाल बहुत है मेरे को। हाँ, सब कुछ आता है, मैं भी करूंगा, और अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या बात है। तो ये क्यों नहीं कर सकता, इस सवाल की वजह से सब कुछ सीख गए थोड़ा थोड़ा। क्या बात और करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितनी चीजें कर सको, बिल्कुल बिल्कुल। आप फ्री बैठने से अच्छा अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ाओ, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ कि कहाँ कहाँ हाथ डाला जा सकता है। कोशिश तो करें। आपने तो सारे हाथ डाल दिए। चलो आप मुझे अपने पहले रोल के बारे में बताइए। मुंबई कैसे और आपको पहला रोल कैसा मिला? अरे बाप रे बाप, बहुत पिछले गए आप। हाँ, तो मेरा काम ही आपको आगे पीछे ले जाना। जी, रोल तो पहले ऐसा था कि काफी छोटे थे, मतलब ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए अभी। तो 12 साल पहले की इंडस्ट्री आपको पता है कैसे थी। अब तो काफी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। आफ्टर लॉकडाउन भी चीजें ऐसी हो गई, अब चीजें काफी डिजिटल हो गई है 100%। कि इजी अवेलेबल हो गई ये चीजें कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में, रोल्स के बारे में, ऑडिशन के बारे में, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में घर बैठ के पता चल रहा है। इंस्टाग्राम से या फेसबुक से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाती है। लोग जिन्हें अप्रोच करना है वो लोग भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। करेक्ट। कि ये इनकी ऑफिस है, एंड वो आंसर भी करते हैं। राइट, वो आंसर करते हैं। आप उन्हें मेल भेजिए, आप उन्हें व्हाट्सएप भेजिए, इवन ऑडिशन भी घर से बना के भेजिए और वहीं से अप्रूव होगा, आप सीधा शूट पे जाइए। जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब स्टार्ट किया तो वो टाइम नहीं था। तो जैसे मेरे साथ वालों ने किया और जैसे बाकी लोग कर रहे थे उस टाइम पे, वैसे ही मेरी शुरुआत हुई कि महाड़ा चार बंगलों से या वीरा देसाई से सबके प्रोडक्शंस घूम घूम के आराम नगर में जाके। तब आराम नगर से ज्यादा काम भाड़ा में था। फिलहाल आराम नगर बहुत बड़ा हो गया, तो आराम नगर पहले आई थिंक सबसे पहले आदर्श नगर था। आदर्श नगर अब टूट चुका। मतलब एक टाइम पे इतने स्टूडियोज थे, इतने रिहर्सल हॉल थे, वो सब टूट माना जाता था। हाँ, हब माना जाता था कि सारे वहीं मिलते थे, चाय पी के वहीं डिस्कशन होता था। तो वो चीजें थी, तो भटकते भटकते छोटे छोटे रोल मिलने लगे। पहले रोल के बारे में बताओ, कैसे मिला? अरे बाप रे, पहले रोल तो मतलब छोटे छोटे काफी किए थे। कहीं पे रिपोर्टर बन रहे हैं, कहीं पे रिसेप्शनिस्ट बन रहे हैं, कहीं पे प्यून बन रहे हैं, कहीं पे वेटर बन रहे हैं। ऐसे 2 दिन यहाँ चले गए, 1 दिन वहां चले गए, ऐसे ऐसे कैमियोस। मतलब साकिनाका में क्लिक निक्सन आपको जो स्टूडियोज है, जीजे स्टूडियोज है, मतलब जा रहे हैं वहां पे, तो ऐसा लग रहा है कि वहां के हर सेट पे मैंने एक दिन काम किया है। कि एक दिन यहाँ पे था, फिर अगले दिन यहाँ पे था, फिर अगले दिन यहाँ पे। ब्यूटीफुल फीलिंग है ना ये। वो बहुत मजेदार लग रहा था। चाहे वो किरदार छोटे थे, लाइनें मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, लेकिन मजा आ रहा था कि रोज कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। बिल्कुल। करते करते क्या हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। प्लीज। तब है ना, हम इंतजार करते थे कि कोई हमें बोल दे कि आपको कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिला है टीवी के लिए। मतलब टीवी बहुत बड़ी चीज ये वेटिंग लिस्ट पे होते थे। हाँ, ये सबके वो विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में सबसे पहला ये होता था कि हाँ, कहीं से भी मुंबई आए, कहीं से भी एक सीरियल मिल जाए हमें, और सीरियल में एक बड़ा कंटिन्यूटी वाला एक कैरेक्टर मिल जाए ना, तो पैसे का भी जुगाड़ हो जाए और लोग जानने भी लग जाए, रजिस्टर भी हो जाए।
तो पहला कंटिन्यूटी का कॉल आया मुझे। अच्छा। मुझे कॉल आया कि विकास भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और माइथो शो है। और मैं मेरी प्रैक्टिस ऐसी थी हिंदी की और माइथो की और थिएटर की, और मैं लिख रहा था क्योंकि पहले से ही, तो वो शब्दों पे पकड़ वो वाला था। हाँ, तो मैं खुश हो गया, बोला यार यही तो चाहिए था कि माइथो में मुझे इतना कुछ दिखाने को मिलेगा। मैं खुश हो गया, बोला कंटिन्यूटी कैरेक्टर है और ये जब तक शो रहेगा तब तक आप रहोगे। अब एक नया बंदा जो एक एक दिन का काम कर रहा है जा जाके, तो उसके लिए पहले तो ये कॉल में ये खुशी काफी थी कि मुझे अब रोज काम मिलेगा। करेक्ट। और ये सीरियल जब तक चलेगा टीवी पे तब तक मेरा कैरेक्टर होगा। हाँ। तो पैसे की तो बात ही नहीं की, मतलब हाँ, कि अब जो चाहिए था वो मिल गया, पैसे तो होंगे। उस शायद उस लेवल पे भी नहीं थे कि हम पेमेंट डिमांड करें कि हम तो इतना ही लेंगे पर डे, या वो सब चीजें नहीं थी, या पूछ भी सकें कि भाई कितना है। उन्होंने बोल दिया शूट पे जाना है, हमें बोला जाना है, फिल्म सिटी बुला लिया। अब किस्सा ये हुआ कि कंटिन्यूटी दिमाग में थी, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, मैं जैसे ही गया, और एक और बहुत बड़ी चीज होती थी हमारे लिए कि किसी एक्टर को सीरियल के सेट पे जाके अकेले को प्राइवेट रूम मिलना। वो ये बहुत बड़ी चीज थी, वो इम्पोर्टेंट राइट, कि जब आपको एक सोलो रूम मिल गया ना सेट पे, तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। राइट। अब अपना टाइम चालू हो गया। तो मुझे एक रूम दिया, रूम तो एक और सरप्राइज, ये सरप्राइज हो गया। मैं बोला यार शायद जिस चीज के लिए भाग रहे थे वो मिल गई। अब उस रूम में बैठे रहे थोड़ी देर तक। स्पॉट दादा आ गए, उन्होंने चाय भी पिला दी, बिस्किट भी दे दी, हम खुश हो रहे हैं, एसी चली हुई है, हम जूते वूते खोल के एकदम बैठ गए आराम से। आज ये अपना है, अब बस बन गए, अब जो बनने आए थे वो बन गए। तो ये खुशी चली आधे घंटे तक। यही सरप्राइज है। आधे घंटे बाद एक एडी आता है वहाँ पे, असिस्टेंट डायरेक्टर आके नॉक करता है कि हाँ जी आपका नाम। तो मैंने कहा विकास। आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? तो अब मैंने, इतनी खुशी थी मुझे उस कॉल पे कि मैंने पूछा ही नहीं कि मेरा कैरेक्टर कौन सा है, बस इतना पता था कंटिन्यूटी है। तो उसने बोला कि आपका नाम बताइए। तो उसने चेक किया, बोलते हैं नहीं सर ये आपका रूम नहीं है। तो वहाँ थोड़ी खुशी, तकलीफ हो गई, खुशी कम हुई कि यार पहली बार सोलो रूम मिला था यार, मजा आ रहा था। अच्छा, आधे घंटे में खुशी छीन ली। अब ऐसा हुआ कि चलो कोई बात नहीं है, रूम शेयरिंग में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कैरेक्टर तो बड़ा है। तो मुझे सर आपका ये रूम नहीं है, आप दूसरे रूम में जाए। वो मुझे उस रूम से दूसरे रूम में ले गए। उस रूम में जाके बैठे, तो दूसरे जिस रूम में जाके बैठे वहां पे खुशी और कम हो गई, क्योंकि मेरे जैसे ही और 8-10 लोग और थे उस रूम में। मैं शायद 10वां या 11वां था। छोटे से कमरे में, फिल्म सिटी में ही रूम था। तो वो खुशी कम हुई बहुत कि सोलो रूम से अचानक से 10 लोगों के बीच में बिठा दिया, जहाँ पे सब घेर के ऐसे लाइन से बैठे, सब सर्कल बना के छोटी छोटी जगह पे, कि अगर किसी को लेटना है तो लेट भी नहीं पाएगा, या तो खड़े हो जाओ या ऐसे बैठ जाओ। तो ऐसे सारे सर्कल बना के 10 जन बैठ गए, आपस में एक दूसरे का नाम पूछा। थोड़ी देर बाद में ये खुशी देखिए कैसे इतनी पीक पे थी कि भाई कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिल गया, लाइफ बन गई, सोलो रूम मिल गया और मजा आ गया। चाय बिस्किट, हाँ चाय बिस्किट मिल रहा है, स्पॉट दादा आ रहे हैं। और जैसे रूम चेंज किया, रूम चेंज करने के बाद में इतने लोग दे दिए साथ में। लोग देते देते अब थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि कॉस्ट्यूम वाला आता है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से एक बंदा आता है और उसने हमें धोती दी ऑरेंज कलर की, वो भी शॉर्ट्स जितनी। और मुझे गड़बड़ लगने लगी तभी कि अगर मेरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो सेम धोती 10 जन को क्यों दी? मेरा कैरेक्टर तो अलग होगा। सबको दी थी, सेम धोती सबको दे दी। अब यहाँ पे मैं घबराने लगा, मतलब ये कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मुझे झूठ बोला गया। ज्यादा खुशी में पूछना भूल गया। मैं पूछना भूल गया, मुझे पूछना चाहिए था कैरेक्टर क्या है। कंटिन्यूटी सुन के आगे, जब तक धोती दी तब तक भी मैं 50% तो मेरी खुशी जा चुकी थी कि मैं समझ गया था कि अब वो माहौल नहीं रहा। थोड़ी देर बाद में मेकअप आर्टिस्ट आया। मेकअप आर्टिस्ट ने एक एक करके सबको बुलाया, सबको सीट पे बिठाया, एक एक करके वो सबका करते गया। 2-2 मिनट में उसने मेकअप सबके कर दिए। अब 70% खुशी चली गई तब जब मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम किया कि उसने पूरे चेहरे पे मेकअप किया। और ये वाले हिस्से पे नहीं किया। सिर्फ इतने हिस्से पे नहीं किया तो मेरा दिमाग दौड़ा फटाक से कि मैं भाई ये क्या सीन है, इसने इतना इतना फेस क्यों छोड़ दिया सबका। थोड़ी देर बाद फिर से कॉस्ट्यूम वाला आया। अब वो लेके आया इतने इतने से मुखौटे, मास्क,
और पूंछ, तब मैं समझ गया ये तो वानर बना रहे हैं हमें रामायण में। और अच्छा, ओ गॉड, अब सोचिए कितना बड़ा शौक होगा, रामायण में वानर, हम वानर थे। ओ गॉड, मतलब सारी वो खुशियां, वो सारे सपने, आपका फीलिंग मैं समझ रही हूँ। मैं फील करवा सकता हूँ वो, कि वो इतनी खतरनाक फीलिंग थी कि जब वो मुखौटे लाए उसने। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने ये रोल के बारे में पूछ के आपकी दुखती नहीं, मैं वैसे ये बहुत बहुत मतलब जो क्लोज वंस है उन्हीं को ये स्टोरीज पता है कि ऐसा कुछ है। मेरे घर वालों को भी नहीं पता शायद। नहीं, बट एक्सपीरियंस है जो आगे जो आने वाले लोग हैं वो जो बिल्कुल आपके जैसे पूछा नहीं, खुशी में चले गए, ताकि आपको देख के आपकी हाँ। बात ही ध्यान में रख के वो भी पूछेंगे कि भाई रोल क्या है, रोल कहाँ है, क्या कैरेक्टर है भाई, क्या काम है, कपड़े हैं अभी नहीं है या नहीं। तो वो खुशी अब मेरे घर वालों को नहीं पता, तो शायद आज इस पॉडकास्ट की वजह से पहुंच जाएगा घर वालों ये तक पॉडकास्ट सब जगह पहुंच जाएगा जिस हिसाब से काफी आपका लोगों तक ये experience- स्टोरी पहुंच जाएगी, पता नहीं है लोगों, दोस्तों को भी नहीं पता है। तो भाई जैसे ही वानर बनाया, और वानर में सबसे बड़ी दिक्कत, अब कमिटमेंट कर दी और तब डर भी था, आप हट भी नहीं सकते। तब डर था ना कि वो कास्टिंग वाले को अगर मैं शूटिंग से चला गया तो ये तो दोबारा काम नहीं देगा, और और 10 जन को बोल देगा कि इसे काम मत देना, तो शूट से चला जाता है। तो बोला कर Oh लेते। God. तो हमने जैसे तैसे हफ्ते भर 10 दिन तक वो शूट निकाला, कंटिन्यूटी तो नहीं किया मैंने 10 दिन तक। सबसे बड़ी दिक्कत वो पूंछ थी, क्योंकि उस पूंछ में हम बैठ ये नहीं पाते। हम पहले देखा करते थे सारे रामायण महाभारत हाँ। और बाकी काफी सारी चीजें देखा करते थे, तो हमें देखकर बहुत अच्छा लगता था जब हम भी छोटे थे, आप भी छोटे रहे, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा। बट ये क्या सच में बहुत अनकंफर्टेबल होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बिहाइंड द टीवी वाली जो स्टोरी है ना, बहुत खतरनाक होती है। कि देखने में तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। ये पूंछ आपने कैसे लगाई थी? वो पूंछ क्या होता है कि वो एक लकड़े जैसा बड़ी, वो बहुत टफ, मतलब एकदम कड़क होती है, हैवी होती है, और उसे ऐसे रस्सी से आपके कमर पे बांध दिया जाता है। उसमें दिक्कत ये है कि हम इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं कि वो हमारे पास बार बार आके हमें पूंछ निकाले लगाए। वो सुबह जब हम पहुंचते थे लगा के छोड़ देते थे। अब वो पूंछ लेके तुम पूरे दिन बैठे रहो, उसमें हम सीधे बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे, 12 घंटे की शिफ्ट में ऐसे ही पड़े हैं पूंछ ऊपर करके। दिस इज रियली पेनफुल, और आप इतने पेन से गुजरते हो। लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस है, और बट ये सारी चीजें कौन बताएगा, बताइए। पीछे के आप जैसे कितने सारे एक्टर हैं, इनफैक्ट हमने रामायण तो 3-4 बन चुकी हैं अलग अलग, काफी बन चुकी, और बहुत काफी बड़ी। सारे लोगों ने ये रोल किए हैं इतने। और हम अभी वानर की बात करें, बट अब समझिए कि दूसरे और भी लोग हैं जहाँ लोग इतनी तकलीफ में से करते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ी गड़बड़ अपनी मुझे जहाँ पर लगती है वो है प्रोडक्शन हाउसेस। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपके द्वारा, और लोगों को भी ये बताना चाहें हम, थोड़ी सी उनकी दिमाग की नसें खोलना चाहेंगे कि प्रोडक्शन हाउसेस जो बोल देते हैं वो वैसा है नहीं। आपका प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कैसा रहा है एक्सपीरियंस? ऐसा है कि जब तक आप उस मुकाम पे नहीं आ जाते ना, जब तक आपका चेहरा जानने नहीं लग जाए लोग, तब तक आपके पास पैसे नहीं आ गए कि आपको पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के लिए, एक प्राइमरी कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जा रहा है, तो आपकी सेट पे इम्पोर्टेंस है। वरना आप और बाकी प्राइमरी कास्ट में हो जो अभी तक नोन नहीं हो, आपका पहला शो है, या सेकेंडरी या टर्शरी कास्ट में हो, या फीचर कास्ट में हो, या जूनियर कास्ट में हो, तो फिर नहीं गिना जाता, आपको कंसीडर भी नहीं किया जाता हकीकत में कि आप सेट पर हो। ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे चलो हम देख लेते हैं कि मेन लीड है, वो खड़ा है, उसके सर पे छतरी है, उसके पास एक स्पॉट दादा खड़े, एक नहीं 4-5 खड़े, हाँ, उसके पास 4 लोग खड़े हैं, उसे खाना पानी सब कुछ पूछा जा रहा है, स्पॉट बॉय होते हैं। और उसी आप जैसे मुंबई जैसी जगह पे मई जून की गर्मी में, वहीं उस लीड एक्टर को छोड़ के और 50 एक्टर सेट पे हैं जो उसी धूप में खड़े हैं, उनको शेड भी नहीं है छुपने के लिए। इनफैक्ट ये डांसर्स भी बहुत ज्यादा, फेस करते हैं। मैंने हाँ डांसर से याद आया कि आपने बैकग्राउंड डांसिंग भी की है जी। तो ये डांसर्स में मैंने खुद ने इवेंट्स किए, मैं देखती हूँ कि ये लोग बनाना अपने बैग में डालकर लेकर आते हैं और ये 10-10 घंटे की रिहर्सल करते हैं। आपने भी ये फेस किया होगा। उसके बाद इतना लंबा शो, फटाफट वो कॉस्ट्यूम चेंज करना। आप कुछ इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अरे बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि और सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती है। हाँ। तो बाकी जो लीड एक्टर्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं जो शो में भी हैं या टीवी में है या कहीं पे भी, तो उनके पास या तो गाड़ियाँ या प्रोडक्शन अवेलेबल करा देगी उन्हें पिक एंड ड्रॉप। जब तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचे, जैसे मैंने कहा, तो वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं रहती है। तो अगर
विरार में या नायगांव में या कैसे? भिवंडी में, उमरगांव में, आम गांव में या मड में ऐसी, आज तो चलो मड अच्छा हो गया या रॉयल पाम्स पहले अच्छा हो ऐसा गया। नहीं था। रॉयल पाम्स गोरेगांव की ऐसी हालत थी या मड की ऐसी हालत थी कि पैकअप के बाद अगर रात को 12-1 बजे अभी पैकअप उबर हुआ है, है, तब नहीं थी ना, कुछ नहीं था, ना रैपिडो ना Exactly, उबर ओला, कुछ कुछ नहीं नहीं थी। रात को 1 बजे के 12 बजे के बाद अगर पैकअप हो गया वो सुनसान है, वहाँ रोड या पे आप वहीं रुक जाओ या चलते हाँ चलते बस, आ जाओ। या तो उस प्रोडक्शन वहीं पे सेट पे सो जाओ सुबह अगर शूट है आपका, या फिर देखो कौन छोड़े आपको, कोई ट्रक जा रही है, कोई टेम्पो जा रहा है तो उस पे चढ़ जाओ। ये सुनते कितना डरावना लगता है ना, और अरे। अब गुजरे हैं लोग, बहुत सारे लोग बहुत इन ज्यादा। चीजों से गुजरे हैं, सुनते ही इतना डरावना लगता बहुत है। ज्यादा। ये जो लोग सोचते हैं कि अरे बॉम्बे चले गए मुंह उठाकर और फिर बस 2-4 रोल मिल गए, अच्छे प्रोडक्शन हाउस मिल गए, क्योंकि आज भी रील चलती है, लगता है यहाँ जाएंगे प्रोडक्शन हाउस हो जाएंगे और हम एक्टर बन जाएंगे। इसीलिए आपकी स्टोरी इम्पोर्टेंट है विकास जी। बिल्कुल। और चलो मैं मानता हूँ कि ये करना पड़ता है, पर एक और चीज है कि जो बोलते हैं ना वो सत्य है कि मुंबई बहुत सेफ है। हाँ, मुंबई सेफ बहुत है, Yes, सबसे मुझे no लगता है कि doubt. दुनिया में सबसे सेफ जगह ये है, क्योंकि हमने देखा है कि रॉयल पाम जैसी जगह पे, इतनी सुनसान जगह पे जहाँ के इतने किस्से हैं, चाहे वो शेर चीता के किस्से हो, चाहे हॉन्टेड किस्से हो, Haunted सेम बहुत मर्ड है के भी वहाँ किस्से पर, yes, yes, है ना। yes. वहां पे अगर 2 बजे 3 बजे के बाद अगर रात को अकेली लड़की खड़ी है रोड पे, आज भी पैकअप के बाद एक्ट्रेसेस या जितने भी जो भी अपकमिंग एक्ट्रेस है, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो रात को अकेले खड़े रहते हैं वहाँ पे, वेट करते हैं अपनी कैब का या अपनी ओला का। वो मैंने कितनी बार देखा है, मतलब उतनी सेफ है मुंबई। इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। हाँ, उतनी सेफ है। मुझे बताइए विकास जी कि आपने जो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से आपकी जर्नी बता रहे हो आप, इतना मतलब कैब नहीं मिलना या फिर मेकअप दादा का वापस नहीं आना, और आप में इतना टैलेंटेड है, आप टैलेंटेड हो, आप इतना टैलेंट भरा हुआ है, आपने इतना कुछ देखा है, अब सडनली कुछ लोग आ जाते हैं और स्लो मोशन में चलते हैं और समझिए कि थोड़े से 2 डायलॉग मारते हैं, लड़की को टक्कर मारते हैं, लड़की को टक्कर मारते हैं। ये जो टिकटॉकर्स और ये जो गेम चला है इंस्टाग्राम का, और ये जो फेम चले हैं इनके, तो ये कंपैरिजन आपको क्या लगती है? मैं और अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं और अपने आप को बड़ा एक्टर बोलते हैं, सबसे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे स्टार्टिंग में मेरे घर से भी और मेरे टीचर से भी यही सिखाया गया था कि तुम अगर कंपेयर करना चाहते हो अपने आप को किसी से, तो अपने से ऊपर वाले से कर लेना। तो फिलहाल बात है कि मैं इनसे खुद को कंपेयर नहीं आपकी करता। कंपैरिजन हो ही नहीं सकती जी, बिकॉज आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी चीजों को आपने जिया है, और ब्यूटीफुल मोमेंट भी है, आपको लोग जानते। इस क्या आप वो आपकी तरह राइटिंग कर सकते हैं? नहीं। डांसिंग नहीं, वो स्लो मोशन में 4 डायलॉग बोलकर चले जाएंगे, 2 क्रीम दिखा के, लेकिन फिर भी आपको ये फीलिंग कैसी लगती है कि इतना टैलेंट छोड़ के लोगों के कुछ फॉलोवर होने से कैसे चेंज हो जाता है सब? एक चीज तो मैंने ये वो बोला था ना कि ऐसा कलयुग आएगा जहाँ हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, तो ये कौवा मोती खा रहा है। ये कहावत बड़ी सही लगती है मुझे। और अच्छा। मुझे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, कब तक, जब तक ये एक्टिंग में ना आए। आप अपने फोन से अपने घर में कुछ भी बना रहे हो, चल रहा था, इंस्टाग्राम तक, सोशल मीडिया तक था। अब जब ये कास्टिंग की रिक्वायरमेंट में क्राइटेरिया बन गई है कि आपके फॉलोवर्स कितने, मुझे तब से दिक्कत होने लगी है कि कोई इंसान यहाँ पे 10 साल 15 साल से अगर वर्सोवा विलेज में या चौल में रह के यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, अपना घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, इतने सालों से थिएटर कर रहा है, टैलेंटेड मतलब थिएटर कर रहा है, सालों से 10 साल से थिएटर कर रहा है, एक्टिंग को उसने पढ़ा है, उसने प्रैक्टिस की है, वो रोज जी रहा है, उसी काम के लिए भाग रहा है। अगर उसको मैं साइड हटा के मैं कास्टिंग प्रोजेक्ट में, एक्टिंग प्रोजेक्ट में, मैं उस बंदे को लूं जो अभी साल से मैंने पहले वीडियोस या रील्स जो जिसे कहते हैं, जो नहीं कर सकता ना, वो अगर दूसरों के बोले हुए डायलॉग पे मुंह हिला रहा है, लिपसिंग कर रहा है, वो क्या एक्टर हुआ? वो मैं उसे एक्टर कंसीडर नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कुछ एक्टर्स भी रील्स बनाने लग गए हैं, बहुत सारे बनाते हैं, रील्स बना रहे हैं, या इंस्टाग्राम को वो एक जरिया है कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सको, अच्छी बात है। लेकिन ये कंपैरिजन, ये बड़ी बहुत दिक्कत वाली बात है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, अच्छा, जिन्होंने, फ्रेंड्स ही नहीं, इवन मेरे घर से, मेरी फैमिली से, दोस्तों ने, और जो फ्रेंड फेमस हो गए, जिनके मिलियन फॉलोवर्स हो गए, जिन्हें ब्रांड्स आने लगे, जो करोड़ों रुपए कमाने लगे, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, और वो है कि भाई देखो वो कहाँ पहुंच गए,
और आप मतलब ये हमें कहने लगे हैं। हाँ, मतलब उनके हिसाब से सक्सेस को वो वैसे ही डिफाइन वैसे करते ही define हैं। मेरी अलग डेफिनेशन है, वो वैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मैंने लोखंडवाला में घर ले लिया और नीचे अगर मर्सिडीज खड़ी है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो वो एक अलग डेफिनेशन है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं चाहिए जीवन में, वो भी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो सक्सेस है वो तो नहीं कह सकता। ऐसा जरूर नहीं है। अगर मैं गाड़ी ले लूं, घर ले लूं, बंगला ले लूं, मेरे साथ भी 4 बाउंसर घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर 4 लोग मुझे पीछे मेरे बारे में गलती बोल रहे हैं, अबे ये एक्टर है, अबे काय का एक्टर है, ये तो टिकटॉकर है, या मुझे वो चीजें नहीं चाहिए थी ना, क्योंकि मेरी अलग जर्नी है। तो अगर आप एक्टिंग में सही में आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसे स्टडी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टेनिस्लॉवस्की और माइजनर की किताबें पढ़ के आ जाओ, नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस करो उसकी, आप वर्कशॉप्स में जाओ, इतने एक्टिंग स्कूल से, या थिएटर ज्वाइन करो। आपके पास नहीं पैसा तो दोस्तों से मदद लो जो एक्टर फ्रेंड्स हैं, लेकिन उस पर काम करो। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं इतने साल से उस पर प्रैक्टिस करके, सिर्फ वो एक चांस के लिए बैठे हैं कि वो एक चांस मुझे मिल जाए, और वो एक चांस अगर जब उसी की आंखों के सामने उसे मिल जाए जिसके मिलियन फॉलोवर है, फिर क्या फील होगी। ये तकलीफ वाली बात है ना। और हम दोस्ती यारी में, मैंने उन्हीं दोस्तों को ऐसे, जब वो मुझे बोलते थे कि भाई देख 1.5 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए, फॉलोअर बढ़ गए, व्यूज बढ़ गए, तो मैं ऐसे मजाक में बोलता था, वैसे उनको पर्सनल कि किसी को हर्ट ना हो, भाई बहुत सारे लोग हैं, किसी को कुछ हर्ट नहीं होने वाला, उनको पड़ी भी नहीं है। हाँ। वो फिर आप कितना भी बोल दो, उन्होंने वो वीडियो बना के उन्होंने फिर चलती तो मैं उन्हें मजाक में ऐसा कहता था कि देख भाई, तेरे में मेरे में डिफरेंस ऐसा है कि मैं तब सीरियल कर रहा था, टीवी कर रहा था, मैं सोनी का एक शो कर रहा था। तो मैंने उसे तब बताया कि जब मेरा सीरियल टीवी पे चल रहा था, हम बैठे थे एक ही जगह पे, मैंने बोला देख भाई, मुझे अगर किसी को देखना है ना, तो उसे पर्टिकुलरली इसी चैनल का, इस डिश टीवी का रिचार्ज करके इस चैनल को इसी टाइम पे चलाना होगा। 7 बजे मंडे टू फ्राइडे फिक्स है, 7 बजे टीवी ऑन करेगा तो मैं दिखूंगा। और तेरी बात ऐसे बताऊं कि ये देखो, ये एक, मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि एक बच्चा भाग रहा है, या एक गांव की औरत गिर रही है, या कोई किसी को मार रहा है, उसके बीच में ऐसे ऐसे करते करते तू आ गया। अच्छा, तो मैं ऐसे अवेलेबल नहीं हूं। अगर तुझे मुझे देखना है ना, तो तेरे को वो टीवी चलानी पड़ेगी 7 बजे, तब मैं दिखूंगा। ये है डिफरेंस। हाँ, ये चाहे बुरा लगे, अब मैं कुछ बुरा क्यों लगेगा, लेकिन यह हकीकत है कि मैं ऐसे नहीं दिखूंगा। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, डिफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं कोई आपसे पर्सनल इशू नहीं है, पर ये अब इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है ना, मेरी वही दिक्कत है कि जहाँ आपकी एक्टिंग को छोड़ के पहले फॉलोवर पूछा जा रहा है ना, वहाँ दिक्कत वाली बात। ये सबको भी है, पता है, ये बड़े एक्टर को भी यही प्रॉब्लम, बिल्कुल होगी, सबको प्रॉब्लम है। मैंने अभी विकी कौशल का इंटरव्यू देखा था, काफ़ी सारे बड़े एक्टर का इंटरव्यू देखा है मैंने, तो उसमें वो यही बोल रहे हैं कि आजकल कास्टिंग जो है वो आपके फॉलोअर्स के बेस पे हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप थिएटर में एक्टिंग करते हो, इतने सालों से थिएटर कर, अपनी जान डाल देते हो। जब अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कल मेरा वो शॉट था जब आपकी आवाज़ अभी ठीक से नहीं निकल रही है। आप इतनी मेहनत करके आप रील डालते हो, करेक्ट? आप डालते हो रील, अब कंटेंट डालते हो, अब डालना पड़ रहा है, डालते हो ना? हाँ बिल्कुल। तो वो कंटेंट में आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइक्स आए, है ना, या फिर अच्छा लगे लोगों को, क्योंकि आपने उसमें जान डाली है, आपने मेहनत की है ना, जरिया ही नहीं छोड़ा। और एक लड़की आती है, अपने 2 बटन खोल देती है और फिर उसको आपसे ज्यादा लाइक मिलती है। वो कुछ लोगों के हिसाब से वो टैलेंट है, उन लोगों के हिसाब से टैलेंट का वही डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से नहीं है, कुछ लोगों के हिसाब से, क्योंकि मैं भी बेबाक हूँ, मैं भी खुलकर बात करती हूँ इस बारे में कि एक इंसान इतना बड़ा, आप अनुपम खेर को देख लीजिए, आप नसरुद्दीन शाह को देख लीजिए, आप बड़े किसी भी एक्टर को देख लीजिए, आपको उनके इतने फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे जितने किसी बिकनी वाली लड़की के मिल जाए, या फिर जो उन्होंने अपने दिखाए होंगे जलवे। अब वो उनकी पर्सनल चॉइस है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं सपोर्ट करता, पता नहीं उन्हें पसंद है तो वो कर रही हैं। लेकिन यार ये अब हम लोगों के लिए जो नहीं करते थे ना, उनको इतना प्रेशराइज कर दिया गया है कि उनके पास कोई चारा नहीं छोड़ा है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि तुम्हें, अगर तुमने कोई काम किया भी है, अब मैंने अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे तो अप्रोक्स 800-900 पोस्ट होने वाली है। मैं रेगुलर पोस्ट क्या कर रहा हूँ कि जो मैं एड्स कर रहा हूँ, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं पोइट्री कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, लाइव शो कर रहा हूँ, जहाँ मैं गाने बना रहा हूँ, जहाँ मैं गाने गा रहा हूँ या लिख रहा हूँ, या मेरे सीरियल के प्रोजेक्ट, वेब सीरीज के प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना पड़ रहा है, ताकि वो जो कास्टिंग डायरेक्टर, ये जो इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं एक्टर्स, बस उनके लिए वो पेज बना के रखा कि ये उनको दिख जाए ना। उनको अगर
हाँ। वो चाहिए तो आपके पास भी देना पड़ रहा हथियार है, है ना, देना पड़ रहा है। आपके पास भी हथियार है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना टैलेंट है आप में है तो दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? आप दिखा रहे हो, और मैंने भी आपका देखा है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं आपको, आप इतने फेमस हो, सबको आपका कंटेंट पसंद आता है, तो जरूरी नहीं है कि उनके वो स्लो मोशन के डांस ही सबको पसंद नहीं, आएंगे वो- या थोड़े कम कपड़ों में लड़के, अरे कम बाप। कपड़ों में क्या कपड़े ही नहीं है लड़कियों के। अरे बाप रे, ये नहीं, बहुत- आप अपनी बात कर रहे हो, यहाँ पर हाँ। हम मेरी भी बात कर रही हूँ कि हम पे भी तो प्रेशर है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप अकेले पे प्रेशर है। अब हम पे ये प्रेशर है कि हम रिसेंट कोई डालते हैं तो नो लाइक्स और ऐसा कुछ भी होता है, और वही उन्हें वहाँ उन्होंने डाल दिया था, हमने कहा अरे तो हमें पूरे कपड़े पहने। बट फिर भी जैसे आपने अपनी चीजें नहीं छोड़ी, वैसे मैंने भी अपनी चीजें नहीं मत छोड़ी छोड़ो, है मत छोड़ो। कि अब भाई तुमने कपड़े उतार दिए तो हम क्यों उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। ये देखा देखी तो है, ये भेड़ चाली है कि दो ने उतारे और दो को अगर व्यूज मिल गए तो बाकी 2000, 2 लाख, 2 करोड़ उतारने लगे। ये देखा देखी हो रही है कि उन्हें भी पता चल गया, अच्छा ऐसे मिलते हैं क्या फॉलोवर्स, ऐसे बढ़ते हैं लाइक्स, ये तो बहुत सिंपल है, तो वो भी करने लगे। इनको देखा देखी वो भी करने लगे, बस ये जरिया बनाया है। बिल्कुल। लेकिन इन द एंड में ये देखता हूँ कि जहाँ टैलेंट है हम्म। तो आपको याद किया जाएगा। आपके फॉलोवर्स के नंबर मैं बता दूं कि जब इरफान साहब की डेथ हुई तब कुछ 400-500 के उनके फॉलोवर थे, मिलियन भी नहीं पहुंचे थे, ठीक है। और उन्हीं के टाइम पे ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जिनके 30 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, पता नहीं कितने था। तो जब मैं अगर इस लाइन में पर्टिकुलर अगर मैं एक्टिंग में जा रहा हूँ तो मैं इंस्पिरेशन 50 मिलियन वाले से नहीं लेता। मेरे लिए इरफान खान रहेंगे। 100%। और अगर वो कितने भी उनके 100 मिलियन, 200 मिलियन भी हो जाए, लेकिन वो इरफान खान से बड़े तो नहीं होंगे किसी के लिए। 100%। इन्हें इस चीज के लिए याद किया जाता है, इनके काम और टैलेंट के लिए। लेकिन एक चीज आपको ये भी पता होगा कि जब वो जिंदा थे तो उनके इतने फॉलोअर्स नहीं थे, अब जबकि वो नहीं है, अब बढ़ के उनके डेथ के बाद काफी बड़े, बहुत बड़े। मतलब आप जिंदा हो तो आपकी सुशांत यहाँ सिंह पे के कोई बड़े। कदर नहीं। हाँ, अब कोई कदर नहीं है। अभी सब सुशांत सिंह के लिए जब थे तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता था। यही तो। क्या ये हार्श रियलिटी है अपनी इंडस्ट्री की? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहीं पे आज मैं और मेरे जैसे मुझे लगता है कि 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग होंगे जो सालों से लगे पड़े हैं, सालों से लगे पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर है, और स्पेशली ये जो टर्म है ना कास्टिंग डायरेक्टर्स, इनकी आंखों के सामने है, खड़े रोज आते देख रहे हैं, हैं, रोज मिल रहे हैं। इन्हीं के ऑफिस के बाहर हम रोज जाते हैं, ये रोज देख रहे हैं और देख रहे, ये भी देख रहे हैं कि सालों से आ रहे हैं। और टैलेंट भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है। फिर अगर हम में से किसी एक की खबर आ जाए, उसके बाद अगर आप ये डिस्कस, अरे यार बहुत अच्छा एक्टर था यार वो, मैंने ऑडिशन देखे थे उसके, यार शिट, मैं करने भी वाला था उसको, नेक्स्ट में मैं उसका ऑडिशन लेने भी वाला था, उसके लिए कैरेक्टर भी था, मैं उसे फोन भी करने वाला था। अरे था क्या होता है, जब सामने है तब क्यों नहीं, कितनी डार्क रियलिटी है। तब क्यों नहीं कि मरने के बाद ही पता चल रहा है कि उस इंसान की क्या पोटेंशियल थी, कि वो कितना टैलेंटेड था, या उसे मौका देना चाहिए था। ये इस पे एक दिल टच वाली शायरी हो जाए, या फिर आपको जो सुनाना हो इस पे कि मैं क्योंकि काफी सारे लोग हैं, जैसे सुशांत जी, इरफान जी, ऋषि कपूर, इतने सारे लोग यहाँ से हमारे यहाँ से गए हैं, तो इनके लिए लोग दुखी होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी टच वाली कुछ। मैं वो इमोशनल मूड में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर एक नहीं, मैं इसके बाद आपको दूसरे मोड में भी ले जाने वाली हूँ। पर वक्त जो बदलता है ना, ये क्या होता है, इन्हें तो लेट पता चल रहा है, पर अगर सच में आपकी उतनी तैयारी है, आप ईमानदार हो अपने काम को लेके, अपनी कला को लेके, और अपने आप पे और अपनी कला पे अगर विश्वास है ना, तो चाहे आज मिले चाहे कल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना। मुझे 2 लाइनें उस चीज के लिए याद आ रही है कि बड़ी अच्छी लिखी है शायर ने, कि दर्द देंगे ये सिसकियां देंगे, क्या बात है इरशाद। कि दर्द देंगे ये सिसकियां देंगे, कागज है हम वो कैंचियां देंगे। ओ, कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, कागज है हम वो कैंचियां देंगे, और जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। क्या बात है, ओ माय गॉड। आखिरी लाइन इसकी ऐसी कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे, और ये जो बैठने को नहीं पूछते आजकल, याद रखना यही लोग एक दिन कुर्सियां देंगे। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही है, बस दिमाग में यही है कि वक्त बदलता है, और जब बदलता है तो ये लोग जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, जो सबसे ज्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे ना,
ये सबसे तेजी से आपके पास आते हैं है ना? जैसे ही वक्त बदलता है। ये तो सत्य है, ये सत्य है, और ये फिल्म इंडस्ट्री का बिल्कुल काला सच है। काला सच है। और इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है काफी लोगों को। करना ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने, क्योंकि ये नहीं बदलेंगे। मुझे ये भी पता है कि जब आप सक्सेस नहीं हो तो आपको नहीं पूछेंगे, और आप अगर बहुत सक्सेसफुल हो गए तो आपके इर्द गिर्द सारे लोग रहेंगे सारे। और फिर उसके बाद विकास जी जब आप नीचे आते हो तो मैंने ये भी देखा है कि फोन भी नहीं उठाते, पूछते भी नहीं है। कोई नहीं पूछा। एक और लाइन याद आ रही है मुझे बहुत, बिल्कुल, उसमें आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे इस टॉपिक के कि जब वक्त बदलता है और ये कैसे एक दूसरे के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं कि मैं ही तेरा सबसे क्लोज हूँ। हाँ। जबकि वो सबसे गायब था उस टाइम पे जब हम कुछ नहीं थे। करेक्ट है कि इस तरह है लाइन कि जिनके जवाब नहीं आते थे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लग गए। क्या बात है। जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लग गए, और मेरा नाम क्या हुआ, मेरे नीम पे आम आने लग गए। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वक्त बदलता है गुरु, वक्त तो ऐसी चीज है, बदलता है और जरूर बदलता है। एक जैसी जिंदगी तो किसी की नहीं लिखी, ये तो कहें 100% मैं भी agree बदलती है चीज। मुझे आपसे पूछना था कि जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि आप जाने माने एक्टर हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, तो जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लड़कियों का कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़ होना तय था। अभी तो खैर लड़कियों का क्या ही कोई कास्टिंग काउच करेगा, वो खुद करवा रही है इंस्टाग्राम पे, वो एक अलग टॉपिक है। बट क्या लड़के लोगों को, बॉयज़ को, अच्छे एक्टर को क्या इसका सामना करना पड़ता है? आप सच में चाहते हैं मैं सच बोलूं? देखिए, झूठ बोलने के लिए तो हम मिले ही नहीं, और आप में और हम में यही डिफरेंस है कि हमें झूठ बोलना नहीं है, और वो डिप्लोमेटिक आंसर में नहीं फिर वो देने, मजा नहीं आता फिर वो बात। तो जरा इस पे जरा देखिए, सच्ची चीजें ऐसी है कि शायद जो इंडस्ट्री से नहीं है, बाहर के लोग हैं, अगर उन तक जब ये वीडियो पहुंचे तो शायद यही चाहती हूँ उनको ये बातें पता चल जाएगी। अवेयरनेस की बात मैं चाहती हूँ। हाँ। आप आज विकास जी रोल मॉडल है, आप जो कहेंगे, आप लोगों को देखकर, आपकी इतनी मेहनत को देखकर लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। पता नहीं किसके घर के नीचे बेचारे सामान छोड़कर आ रहे हैं, अपने माँ बाप को बिना देखे आ रहे हैं, जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है वो छोड़ के आ रहे हैं, बाप का कोई खेत बेच कर आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा उनको कुछ समझाएं, सिखाइए, आपकी बातों से उन पे ऐसा फोकस लगे कि वो सुधरे, संभले और अपना माइंड प्रिपेयर करके आए। मैं नहीं कह रही हूँ कि ना आए, बट माइंड प्रिपेयर करके। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लड़के लोगों के कास्टिंग काउच का क्या है? हाँ, जो प्रिपरेशन की बात है वो हम बाद में करेंगे। पहले ये आपका ये मुद्दा जो है, ये क्योंकि ये मुद्दा बाकियों के लिए नया होगा जो इंडस्ट्री में नहीं है, जो इंडस्ट्री से बाहर बैठे हैं, और जो बाकी आम जनता है ना, क्योंकि बहुत देखने वाले जो लोग हैं वो करोड़ों में, बिल्कुल, और जो करने वाले हैं वो बहुत कम है, चंद है। इंडस्ट्री के लोग बहुत कम एक्टर्स हैं, लेकिन देखने की 150 करोड़ तो इंडिया में ही है। हाँ। इतनी बड़ी जनता देखने चंद लोगों का पावर देखा है आपने, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम, पर असली चलो रियलिटी यही आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो अभी लोगों को लेके। तो शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा होता था कि जब आप नया स्टार्ट करते हैं तो तब बड़े हमें ये रहता था, छोटे थे, आज 12-13 साल पहले और छोटे थे। बिल्कुल। तो मैं 10 साल पहले की बात बताता हूँ आपको कि एकदम सज धज के बस यंग लड़के थे, क्यूट से, बस सेट होके, हाँ बस अच्छे से तैयार होके निकलते थे एक अपने। और हमें पता नहीं कि ऐसी भी चीजें होती है, क्योंकि इन चीजों के बारे में तो जब एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तक पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है, ये कहाँ फंस गया। तो एक जगह थी गोरेगांव में, एमजी रोड करके एक जगह है, वहाँ पे किसी का ऑफिस हुआ करता था। तो वहां से अब किसी लेडी का अगर मुझे कॉल आता है, या कोई लेडी अगर मैं घूमते घूमते किसी के ऑफिस में दिख जाए प्रोडक्शन हाउस में, उसने मुझे बोल दिया कि हाँ आपके लिए एक अभी ऑडिशन चल रहा है, आप कर लीजिए, आप रुकिए यहाँ पे। अब लेडी दिख गई, वहाँ पे 2 लड़कियां बैठी है, 2 लड़के बैठे हैं, तो किसे डाउट होगा, किसे डाउट होगा कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। सब लोग बैठे तो सब ठीक ही चल रहा होगा। थोड़ी देर बाद में बोलते हैं आइए आपका एक सेल्फ ऑडिशन लेते हैं कि आपका क्या पेपर है। सेल्फ ऑडिशन लिया, एक कमरे में लाइन से 3 कमरे थे, वहां पे लाइन से 3 कमरे थे। पहले में जहाँ पे सब वेटिंग कर रहे हैं, दूसरे में ऑडिशन ले रहे हैं, और तीसरे कमरे में वहां के प्रोड्यूसर बॉस बैठे हुए हैं।
तो पहले कमरे से दूसरे कमरे ले गए, ऑडिशन लिया, मैं बाहर आके बैठ गया। उन्होंने कहा कि 5 मिनट बैठे, हम बताते हैं आपको। 5 मिनट बाद वही लेडी आती है बाहर की, आपका ऑडिशन जो आपने दिया वो सर को दिखाया, सर को बहुत अच्छा लगा, और जो कास्टिंग अभी हम कर रहे हैं उसमें आप एकदम परफेक्ट फिट हो रहे हो। बच्चे तो खुश हो जाएंगे, नए नए लड़के हैं कि हर मोमेंट पे हमें क्या चाहिए, हर झूठ पे, हर इंसान की बात पे तो हमें यही लगता था कि ये वो मोमेंट आ गया कि लाइफ बदल गई। हाँ। हमने तो सपने, हर बार धोखा मिलता, वो जगह पे सपने देख लेते हैं कि वो मिल गया, यही तो चाहिए था, हो गया। मैंने कहा बढ़िया। फिर सर तो बोले 2 मिनट बाद में आपको सर बुला रहे हैं, ठीक है। मैं बोला ठीक है। मैं सर के ऑफिस में गया, उनके केबिन पे उनकी डेस्क थी, वो डेस्क के इस तरफ और मैं इस तरफ बैठ गया। तो मैं ऐसे हाथ करके बैठा हुआ था। तो बोले कि विकास तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, कहीं से सीखा है क्या? पहले माहौल बना दिया, पहले माहौल बनाया उन्होंने, चाय पानी पिलाया, हाँ, कि तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, बाकी जो तुम्हारे साथ वाले लड़के जो तुम्हारी उम्र के हैं वो इतना नहीं कर पा रहे हैं, तुम काफी टैलेंटेड हो, ये हो वो हो, सारा उन्होंने माहौल बनाया। अब मेरा तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, और बच्चा सा हूँ मैं, इतना छोटा है, मैं मेरा हाथ ऐसे डेस्क पे था, और मुझे आज भी मैं याद नहीं करता वो किस्से, मैं वो किस्से याद ही नहीं करता, मैं करना चाहता भी नहीं। बोला ठीक है, पर मेरा हाथ ऐसे था और उन्होंने, वो थोड़े आगे बढ़े डेस्क पे और उन्होंने मेरे हाथ पे ऐसे हाथ रख के मेरा हाथ पकड़ा। तो मैं रोटे खड़े हो गए, मुझे अजीब सा लगने लगा। बोला ये कुछ तो, अब ये तो सिखाने लगे आजकल, लेकिन वो अंदर हमें भी पता होता है ना कि कौन सा गुड टच है, बैड टच है। Exactly. वो हर इंसान को पता है, इतनी, हाँ, लेकिन इतना पता होता है, सबको पता होता है कि कौन सा टच भाई कैसा, वो ये कुछ गलत लग रहा है। हाँ, ये इसके इंटेंशन, इसकी आंखों में और इसके टच में कुछ तो गड़बड़ है। उसने हाथ पकड़ा, मैं कांपने लग गया। और अब ऐसा है कि मेरे को डर लग रहा है कि भाई इसका वो ऑफिस स्टाफ जो है वो बाहर बैठा है, वो लेडी बाहर बैठी है, और मेरे दिमाग में स्टोरी चलने लगी कि वो 4 लोग भी तो इसके नहीं है, मैं जाऊं कैसे, इधर से निकलूं कैसे, मैं कैसे निकलूं, मतलब फंस गया वहां पे, और मैं रोने जैसा हो गया। अब वो बोलने लगा कि नहीं देखो, तुम्हें अगर बड़े कैरेक्टर चाहिए, बड़े रोल चाहिए, तो देखो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ चीजें होती है, तुम्हें समझना पड़ेगा विकास, गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होता है, तुम कुछ दोगे तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, ये सारे वो ज्ञान देने लगा। अब उस टाइम के हिसाब से वो देने लगा। मैं कहाँ पर हूँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम छोटे छोटे बैग कैरी किया करते थे, कि बैग में क्या रखते थे कि हाँ, वो हमारा ऑडिशन बैग है, हाँ ऑडिशन बैग है, जिसमें एक टी-शर्ट भी रख ली, पानी रख लिया, वो सब रख के मैं उसी, मतलब 2 मिनट के समय में ही मैं ऐसा हुआ कि मैंने उठ के मैंने उनसे कहा कि मैं वॉशरूम जाके आऊँ सर प्लीज। उन्होंने बोला वॉशरूम। मैं उनके ऑफिस से बाहर आया, मेरा डर और बढ़ गया। जब मैं ऑफिस से बाहर आके बाहर वाले रूम में देखा तो बाहर जितने लोग बैठे थे वो कोई नहीं है, पूरा खाली है। मतलब उनका पूरा प्रोडक्शन हाउस, वो 3 कमरे, सब खाली, कोई नहीं, ना वो लेडी, ना वो स्टाफ, ना वो और लोग, कोई नहीं, सिर्फ ऑफिस में वो बंदा जो बॉस और मैं। तो इतने सारे लोग एक प्रोसेस करने, ओह माय गॉड, वो गए कहाँ? सच अ स्कैंडल। और मतलब उनको जाते जब देखा कि सब गायब हो गए तो मैं और डर गया। बोला अब तो कुछ करना पड़ेगा, आपकी जगह कोई और। मैं कसम से, मुझे याद है कि मैं बच्चा हूँ यार, मैं वॉशरूम गया हूँ, उनके केबिन से बाहर वॉशरूम था, वॉशरूम से निकला और उनका जो कॉरिडोर था ना, वहां से सीधा भागा हूँ मैं, मेरा वो बैग छोड़ के जिसमें मेरा खाना पानी सब था, मैंने बैग वहीं छोड़ दिया। बोला वो बैग भी कितना मायने रखता था। मैं बोला वो बैग गया भाड़ में, तू यहाँ से बच के निकल। मैं वहां से भागा हूँ और मैं मोतीलाल नगर की तरफ भागते भागते, मैंने कौन सी बस में, बीएसटी में मैं चढ़ा हूँ कि, और मैंने पीछे भी नहीं देखा कि शायद वो लोग मेरे पीछे तो नहीं भाग रहे पकड़ने के लिए। मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, मैं बस में चढ़ गया, कहाँ जा रही थी बस पता नहीं, मैं बस में बस चढ़ गया। और मैं ऐसा, ये पहली बार जब हुआ ना। और तब आपकी एज क्या थी? बहुत छोटा था 15-16 मतलब वो वाला था। तो 15-16 की एज में डिसीजन भी नहीं था कि, और उतनी उस टाइम ताकत नहीं थी कि मैं लड़ लूं या किसी को फोन कर दूं या कंप्लेन कर दूं या घर वालों को, दोस्तों को बुला लूं। और आप चलो, मेरे तो यहाँ पे कुछ लोग थे भी, मैं सोच रहा हूँ जो इंसान अपना गांव घर बार छोड़ के मुंबई में नया, जिसका यहाँ कोई नहीं है, उसके साथ अगर अभी ऐसा कुछ हो, वो किसे फोन करेगा? वो तो उन घर वालों को बता भी नहीं सकता ना जिनसे लड़के आया है एक्टिंग करने, कैसे बताएगा कि ये सब हो रहा है। वो ये सारे एक्सपीरियंस दबा के रख लेता है, वो किसी से शेयर नहीं करता। कैसे बताएगा? घर पे बताएगा तो वो लोग बोलेंगे आ जाओ वापस, ऐसे जाना नहीं, कैसे जाएगा? ऐसे फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, एक्सपीरियंस मिलता रहा, समझता रहा कि हाँ ये ऐसी जगहों पे नहीं जाना है, ये फेक कास्टिंग है, ये फेक प्रोडक्शन है, या ये फ्रॉड लोग हैं, ये प्रोसेस बहुत बड़ी है।
ये बहुत बड़ी है है। ना? तो मैं तो अभी, मुझे इतने लोग मिलते हैं, इतने नए लड़के लड़कियां जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, आराम नगर में मिलते हैं, भैया कैसे करना है, क्या करना है। मैं तो ये सोचता कि यार मुझे कोई मेरे जैसा मिल जाता तब तो मैं कई चीजों से जो मुझे समझा लेते हाँ हैं। जो धक्के खा के प्रोसेस समझनी पड़ी ना, वो इजी हो जाता, कोई मुझे समझा देता तो बड़ी डेंजर प्रोसेस है और इसे बहुत टाइम लगता है समझने में। आप 10 साल देने के बाद भी जज नहीं कर पाओगे कि ये बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है। ओह, वो जगह पे पिक्चर बना देगा आपकी, वहीं पे अवार्ड भी दे देगा, है ना, कि आप सुपरस्टार हो। आप स्टार हो। और फिर क्या होगा, वो प्रोसेस समझने के बाद भी कैसे ऐसा होता है कि बड़े प्रोडक्शन के नाम जब आ जाते हैं, मैंने वो प्रोडक्शन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ा टीवी का प्रोडक्शन जो सालों से है, उस प्रोडक्शन का अगर कोई बंदा मुझे अपने घर पे बुलाता है, और अब ऐसा है कि वहां पे तो ख्वाब क्लियर ही है ना कि अगर ये प्रोडक्शन में जुड़ गए, इनका शो कर लिया, तो मतलब वाह, स्टार हो गए। वो घर वाले जो रोज पूछते हैं ना क्या कर रहा है, आजा आजा, तो वो बंद हो जाएगा, आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं, उनके शो में दिख गए, बड़ी बात हो गई। इतना बड़ा प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का कोई बड़ी रैंक पोस्ट का बंदा अपने घर बुलाता है और फिर वो हरकतें करता है, तो फिर वो अब ऑफिस से तो फिर भी भाग गए, अब किसी टावर में, किसी बिल्डिंग में किसी के घर गए हो, कैसे भागो? वहां से भागना बहुत वो मतलब आपको ट्रॉमेटाइज कर देगा वो, कि उन चीजों से ये क्या हो रहा है यार, मैं तो काम मांग रहा हूँ और कुछ एहसान थोड़ी मांग रहा हूँ तुमसे यार, कि तुम मुझे मेरा शरीर देना पड़ेगा तुमको, ये शॉर्टकट लेने पड़ेंगे। फिर वो, और इसी के साथ साथ वो उनका भी पेन समझ में आने लगा कि लड़कियों को क्या फोर्स किया जाए, लड़कियों जिन्होंने मजबूरी में किया या नहीं किया। लड़कियों को फिर भी सिंपत्ति मिल जाती है विकास, लड़कों लड़कों को कैसे सिंपत्ति मिलेगी बताइए? लड़कों को तो पूछा भी नहीं जाता सिंपत्ति के बारे में, तो आप छोड़ दो। आप कहते हो ना कि आज कहते हैं कि लड़के लड़कियां समान है, नहीं है समान। लड़की के साथ कुछ हो जाए तो सब खड़े हो जाते हैं, लड़के के साथ ऐसा हो जाए उन्हें पूछते भी नहीं है। बहुत सारी चीजें नहीं, अब कॉमेडी की तरह चलते हैं, अब कॉमेडी की तरह चलते हैं, थोड़ी मस्ती की तरह चलते हैं। बिल्कुल। काफी पुरानी चीजें याद आ गई। ये जर्नी भी जरूरी है ना, जब आज आप डायरेक्टर हो, आपको ये सारी चीजें फेस की है आपने, और आज आप लोगों को जो इतना अच्छे ट्रीट कर रहे हो, तो ये भी आपकी एक जर्नी है। कोशिश यही रहती है कि 1000 लोग मिलते हैं मुझसे, बहुत लोगों से जुड़ता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है लोगों नए लोगों से जुड़ना, बात करना। मैं घर नहीं जाता, मैं घर सिर्फ सोने जाता हूँ। हाँ। मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं 10 चीज़ों में लगा रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि तुझे इतना मैं समझा पाऊँ या तुझे इतनी टिप्स दे दूँ कि तू उससे डील कर सके। अब वो होगा नहीं होगा, वो उसकी वो किसी के बस में नहीं। वो तो कैसे रोकेंगे हम किसी कभी भी हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप, मैंने सुना है आप डबिंग करते हैं कार्टून, इसके बारे में बताइए, या फिर कुछ आवाज हो या कुछ डबिंग हो। आपने सारी रिसर्च कर लिया, क्यों ना करे, आप महान हस्ती है, अरे करने को पड़ेगी सारी रिसर्च बताइए। डबिंग का ऐसा था कि डबिंग बचपन से, मतलब अभी कोई भी एक लड़का जिसे एक्टर बनना है और जिसे बचपन से दिमाग में क्लियर था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो तब तो एक्टिंग क्लास या थिएटर या कोई सिखाना सीखना वो सब था नहीं। तो हम क्या करते थे कि मूवीज चल रही है, पुरानी मूवीज देखते थे, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइम से लेकर कि 60s 70s 80s 90s के 2000 तक की, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर्स तक का पूरा जनरेशन, और अभी जेनजी तक सब कुछ देख लिया हमने। बिल्कुल वैसे वाला हो गया। इसकी ये सबसे मेरी उम्र गैस मत कीजिएगा। हाँ, मैं लगता नहीं हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल कुछ गैस। तो इतनी पुरानी मूवीज देख रहे थे, और इस टाइम हर एक्टर का, जितने भी एक्टर थे, मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा, वैसे 100 लोग थे कि जिनका अपना बोलने का, डायलॉग डिलीवरी का एक अपना स्टाइल था, अपना तरीका था, अपना खुद का एक वॉइस टेक्सचर था, है ना, और कि वो वही करेगा। पता चल जाता है आज सारे सेम लग रहे हैं, किसी की अपनी, और उसमें भी वो, उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो सेम क्यों लग रहे हैं, वो भी उन्हें अलग लगने दिया नहीं जा रहा है। ये डायरेक्शन प्रोसेस और फिल्म मेकिंग प्रोसेस ऐसी हो गई है, इसमें उन्हें रोका जा रहा है। तो वो जो एक्टर्स थे पुराने, छोटे थे, अब टीवी पे देखते थे कि हाँ ओहो जीवन साहब ने ऐसे लाइन बोल दी, प्राण साहब ने ऐसी बोल दी, ओम प्रकाश साहब ने ऐसे बोल दी, और तो वो इंस्पिरेशन वही थी, टीवी थी। देखते देखते या थिएटर गए, सिनेमा देखा, तो आज मेरा गला खराब है, वो बहुत गलत टाइम पे कोशिश करते हैं, तो उनको देखते थे ना, उनकी सबकी स्टाइल्स थी बोलने की, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे पकड़ता था कि अच्छा हाँ इसके हाथ हिले, इसके हाथ ऐसे हिले, शत्रु सर के ऐसे हिले, हाँ देवानंद के ऐसे हिल रहे हैं, और दिलीप साहब ऐसे जा रहे हैं, ओके धर्मेंद्र जी ऐसे जा रहे हैं,
तो उनके वो एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज को मैं, वॉइस भी मैच करती थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो जेस्चर्स, उनके पोस्चर्स और उनके एक्सप्रेशन उनके डायलॉग्स को सपोर्ट करते थे। तब उनकी आवाज वैसे निकलती थी, तब उनकी आवाज वैसे। अब अगर मैं एक्टिंग करने लग जाऊं तो नहीं करने। एक बहुत अच्छे एक्टर थे ओम प्रकाश जी, तो अब देखिए उन्हें बाय नेम भी काफी लोग नहीं जानते होंगे। जब सर्च करेंगे, क्या पता मेरा वीडियो पहुंचे और लोग सर्च करें कि अच्छा हाँ ये, जब उनका चेहरा देखते तो जान जाते हैं। हाँ, वो अंकल ऊपर से कम बाल थे, हाँ, वैसे थे। हाँ, ओम प्रकाश जी बहुत क्रेजी एक्टर, बड़े तो actor। उनकी आवाज में बेस ही नहीं था, तो वो हिलते थे और उनके हाथ हिलते थे ना। मैं कोशिश करता हूँ गला खराब है फिर भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ना वो ऐसी आवाजें निकलती थी उनकी। वाह वाह वाह, क्या खूब कही मामा भांजे ने। अरे वाह नटवर बाबू आ गए। ऐसी आवाज। वेरी नाइस। तो उनको टीवी में देखते देखते ऐसे करते थे। अच्छा वो हिल रहे थे तो मैं भी हिल रहा था। तो वो बचपन से करते करते एक समय आता है जब आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते आपकी वॉइस चेंज होती है। Exactly. कि आप है ना वो बचपन से टीनेज होते होते आप कब वो मेच्योरिटी लेवल पे, एडल्ट लेवल पे आ जाते हो, तो आपकी धीरे धीरे वॉइस चेंज होती है। अब जब बच्चा था तो उनकी बच्चे वाली आवाज निकाल देता था। अब शाहरुख जैसे धीरे धीरे चेंज होता रहा, बिल्कुल, कि शाहरुख खान चेंज होते, उनकी आवाज चेंज होती रही। अब वो ऐसे बात करते कि तो उनको पकड़ना मुश्किल है, तो वो अपने आप बेस आ गया। अब वो जब यंग टीनेज में तो वो उनकी ऐसी आवाज थी। और जब मैं बच्चा था और उनको कॉपी कर रहा था तो मेरी आवाज जो निकल रही थी वो कार्टून्स में यूज होने लगी कि भैया भैया ये होगी मुझे छेड़ता है भैया। तो ये बच्चा था मैं, तो मैं बच्चा शाहरुख कर रहा था, तो वो कार्टून में यूज होने लगी। Very nice. तो जब ऐसे ऐसे करते करते जब देखा कि यार, जब घर मतलब दोस्तों ने, दोस्त ऑलमोस्ट टैलेंट जो है मेरे, वो दोस्तों ने एक्सप्लोर करे कि तू कर सकता है ये वाली चीजें। अबे क्या सही कर रहा है, बाकियों को नहीं आता। तो वो जब मुझे बताते कि अरे यार तू 4 लोगों के बीच में शेर व शायरी कर रहा है, तू स्टेज पे तो जा। और हम लोगों को तू बचपन से 50 आवाजें सुना रहा है निकाल के, एक बार डबिंग ट्राई तो 50 आवाज मुझे 2 ही सुनाई है। उसमें से थोड़ी तो सुनाई जाए। नहीं, जैसे ओम प्रकाश साहब हो गए, बहुत शाहरुख हो गए, वैसे मैं पुराने एक्टर्स की ज्यादा निकालता था, क्योंकि नए की तो मैं निकाल भी नहीं सकता। क्या निकाल, सारे सेम है, सेम पुराने, हमारी सारी ऑडियंस को जो है वो पुरानी। तो मैं वेरिएशन ऐसे देता था कि एकदम जिसमें बेस ना हो कि वाह वाह वाह। ये ओम प्रकाश साहब हो गए थे जी। अभी इसी में मैं अगर अपनी अंगड़ाई डाल दूं, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दूं, तो मैं प्रेम चोपड़ा साहब भी बन सकता हूं। देखिए नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये देख। सुपर। अब इसको ही मैं मेरे बॉडी मूवमेंट चेंज करूं और थोड़ी सी आवाज दबाऊं तो मैं प्राण साहब बन जाऊंगा। बाप की दी हुई पिस्तौल याद है, पिस्तौल देने वाला बाप नहीं। ये इसी में वेरिएशन करते करते तो बहुत सारे एक्टर आ जाते थे। और इवन जैसे अजीत सर थे जिनको आपने सुना होगा, वो बैठते थे तो उनकी आवाज ही ऐसे नहीं, वो सिगार लेके बैठ रहे हैं, हैट पहन के, सूट बूट पहने हुए, चिल आवाज, मोना डार्लिंग। तो वो डार्लिंग आता था, तो जो जूनियर अजीत साहब है, अगर आपने अंदाज अपना देखी है, बिल्कुल देखी, वो तो उनके सन है ना। हाँ, तो मैं उनकी फिर देखा, बोला यार सेम, तो ये कैसे कर रहे हैं, फिर मैं वो भी ट्राई करता था। वो ऐसे करते थे, वेल डन रॉबर्ट, हैप्पी बर्थडे रवीना जी, हैप्पी बर्थडे करिश्मा जी, वो ऐसे बोलते। Exactly, सबको याद है ये अंदाज। ये कैरेक्टर्स, उनकी आवाजें कभी दिल से जा नहीं सकती है, नहीं जा सकती। अभी थोड़ी खराश है बिल्कुल मेरी, नहीं लग वरना रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, वरना काफी एग्जैक्ट वॉइसेस मिलती है आपको। वाह। कि परेश सर या सबकी अलग अपनी डायलॉग डिलीवरी थी कि अरे इट्स बाबू भाई, ऐसे डायरेक्ट बाबू, मतलब इतना भी बोलते, एक लाइन भी बोल रहे हैं। आज परेशान गुजराती एक्टर कैरिंग अ मराठी एक्सेंट। Oh my God। इस साला कितना टेंशन है रे, साला 5 टाइम पानी पीने का, 6 टाइम संडास जाने का, अरे मतलब क्या एक्सेंट लेके आ रहे हैं। बाप रे, वो भी एक गांवठी रूल एकदम, कि वो ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं 100%। अभी परेश सर को ही आप हसीना मान जाएगी में देखिए, तो वो साची, जो चाचाई वही भतीजाई, जो भतीजाई वही चाचाई, चाचा कोई है ही नहीं, उन्होंने नेपाली एक्सेंट किया। इतना क्रेजी एक्सेंट किया उन्होंने। सुपर, कैसे करेंगे। उसी फिल्म में अगर आपने गोविंदा जी को नोटिस किया, जब गोविंदा जी अपना हुलिया बदल के आते हैं अरुणा ईरानी जी के लिए, आंटी बनते हैं, अरे हाँ, चाचा बनते हैं,
तो ऐसे गोविंदा जी की नेचुरल भी ऐसे आवाज है, पर वो और उसको ऐसे करते थे कि मैं क्या सन्नो जी, आया तो गया ही नहीं, गया तो मिला ही नहीं, मैं क्या मानी, वो ऐसे बात करते थे। You're so stunning. अरे, You're thank so you, sir. talented. करते करते ऐसे यंग एक्टर्स में लास्ट सैफ अली खान, सुनील शेट्टी या धर्मपाजी, सनी पाजी, वहां तक रुक गए ना? ये सबको करते करते मैं लास्ट अगर आया होऊंगा तो किस तरफ आया लास्ट तक? लास्ट में आ गया था कोई मिल गया था, ओह, जहाँ ऋतिक की आवाज में मुझे लगा कि ऋतिक रोशन ने मॉड्यूल किया आवाज को उस ऋतिक की नेचुरल आवाज से कि वाइब्रेशन दी है। हाँ उन्होंने जो वो आवाज को मॉड्यूल करके उसमें प्रेजेंट किया खुद की आवाज को, तो मैं मॉड्यूल की हुई आवाज की कॉपी करने की कोशिश करता था कि मतलब उन्होंने की मैं भी करता हूँ, शायद निकले। पक्का निकलेगी। कि वैसे बोलते थे कि मैं जादू है माँ, ये वॉच है, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं। आपने कहा था अपने पापा से सीख गया, मैं अपने पापा से सीख गया, जादू ने बॉल मारी, बॉल उड़ती उड़ती उड़ती। सुपर सुपर। तो लास्ट ऋतिक रोशन वाज अमेजिंग। आप बहुत 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 अच्छे थे। मैं लास्ट ऋतिक रोशन तक पहुंच पाया, उसके आगे फिर पता नहीं पहुंच पाया शायद बाकी एक्टर्स, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर और मैं कोई मिल गया तक पहुंच गया। वाओ वाओ, वेरी गुड। आई मीन यू हैव क्रिएटेड हियर गोल्डन एरा। मतलब आपने आज दर्शकों को, जो नए लोग भी देख रहे हैं, उनको बता दिया, हमारे व्यूअर्स को, कि देखिए कितने सारे एक्टर थे जो भूल गए, वो सब याद आ गए सबको। आप देखिए सबकी आवाज, सबका अंदाज, सबकी डायलॉग डिलीवरी, सब भूल गए, सब अलग थे। कि अगर किसी ने ऐसे भी करनी ना, सिर्फ इतना भी किया यारी, अब ये कोई करने नहीं देगा। कोई नहीं करना। अब अगर कोई राजकुमार साहब बनने की कोशिश करे और ऐसे ऐसे अपना डायलॉग बोले कि यानी हम तुम्हें मारेंगे, अब कोई बोलने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलाउड नहीं। एक्टिंग ही खत्म हो गई। एक्टर्स को पहला ब्रीफ दिया जा रहा है डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर की कि भाई देख एक्टिंग मत कर, है? एक्टर को ब्रीफ मिल रहा है कि एक्टिंग मत कर। ओह माय गॉड। तो क्या करूं? मैं एक्टर हूं, मुझे एक्टिंग आती है। हाँ, ऑब्वियसली। और मुझे अगर ये बोल दिया गया कि एक्टर मत कर, तू जो नेचुरल जैसे बोलता है वैसे ही बोल, सटल रह। अरे यार, ये तो मेरी एक्टिंग ही मर गई। अब मैं कॉमेडी, जहाँ राजपाल यादव हाथ पैर हिल रहे, पूरी बॉडी हिल रही है, जॉनी लीवर ऐसा कर रहा है, गिर गर्दन घाट के नाम सुन, वो सब कर रहे हैं। उनको किसी ने रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने बना लिया। अब हम अगर सेम करने लग जाए तो हमें नहीं मौका दिया जा रहा ना। नहीं दे रहे ना। बस हमें अभी, अगर मैं जॉनी लीवर सर के जैसा करने लग जाऊं, मैं उनके साथ बावा, मैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लूं, मुझे डायरेक्टर कट बोल देगा।